नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम्य विकास और कृषि विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे नोट्स, आंकड़े और तारीखें हैं और हमारा मकसद एकदम साफ है। परीक्षा के लिए जरूरी हर एक तथ्य को न सिर्फ दोहराना बल्कि उसे इस तरह से समझना कि वो याद रह जाए। तो इसे एक मजबूत रिवीजन सत्र समझिए। बिल्कुल। आज हम कहानी या विश्लेषण में ज्यादा नहीं जाएंगे। परीक्षा में सीधे सीधे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो हम भी पॉइंट्स टू पॉइंट सिर्फ वही जानकारी देंगे जो याद रखनी है, लेकिन तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि जुड़ी हुई चीजें दिमाग में आसानी से बैठती हैं। चलिए सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी आंकड़ों से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की जगह क्या है। इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो कहते हैं, पर आंकड़े क्या कहते हैं? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के मुताबिक जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 16% है। हाँ, और अब इस आंकड़े को दूसरे आंकड़े से जुड़कर देखिए। ओके, 2011 की जनगणना कहती है कि देश की 54.6% आबादी कृषि में लगी है। ओह! और यहीं पर पूरी कहानी छिपी है। इसका मतलब यह है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी मिलकर अर्थव्यवस्था का सिर्फ 16% हिस्सा बना रही है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, यही वो एक लाइन है जो हमें कृषि क्षेत्र की चुनौतियों जैसे कि कम उत्पादकता और प्रति व्यक्ति कम आय के बारे में सब कुछ बता देती है। और जब हम इसे वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो चुनौती और भी बड़ी दिखती है। हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है और 4.2% पानी। और हमें दुनिया की 17.5% आबादी का पेट भरना है। बिल्कुल, कम संसाधनों में बहुत ज्यादा उत्पादन करने का दबाव। इसी दबाव की वजह से पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसीलिए तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। सही है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। आज भी हमारे 61% किसान पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। सोचिए, केवल 33% कृषि भूमि ही सिंचित है, बाकी 67% आसमान की तरफ देखती है। तो ये तो हुई आज की तस्वीर, लेकिन खेती की जड़ें तो हजारों साल पुरानी है। परीक्षा में प्राचीन इतिहास से भी सीधे सवाल आते हैं। खेती की शुरुआत का श्रेय नवपाषाण काल को दिया जाता है ना? हाँ, और भारत के संदर्भ में सबसे पुराने सबूत उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं, जो इस परीक्षा के लिए इसे और भी जरूरी बना देता है। संत कबीर नगर में एक जगह है लहुरा देव। वहां से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, जो 9000 से 7000 ईसा पूर्व के हैं। ये तारीखें याद रखनी है। 9000 ईसा पूर्व, आज से लगभग 11000 साल पहले। और गेहूं के बारे में क्या? वो भी लगभग इसी समय का है। लगभग। गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो अब पाकिस्तान में है। ये 7000 ईसा पूर्व के हैं। अच्छा, फिर वापस उत्तर प्रदेश आए तो प्रयागराज के पास कोल्डी हवा से 6500 ईसा पूर्व की चावल की भूसी मिली है। तो क्रम याद रखिए, लहुरादेव, फिर मेहरगढ़, फिर कोल्डी हवा। और हड़प्पा सभ्यता तो कृषि के लिए बहुत उन्नत मानी जाती थी। वहां से कौन कौन से खास सवाल बनते हैं? 4 जगहों के नाम और उनकी खोज बस रट लीजिए। पहला, हड़प्पा, दुनिया में पहली बार कपास यहीं उगाया गया। कपास, ठीक है। दूसरा, कालीबंगा, जूते हुए खेत का सबूत। तीसरा, लोथल, आटा पीसने की चक्की। और चौथा, रंगपुर, चावल के अवशेष। ये चारों मैच द कॉलम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि हजारों साल पहले खेती कैसे शुरू हुई, लेकिन खेती सिर्फ जमीन और बीज का खेल नहीं है, इस पर शासन का भी गहरा असर पड़ता है। मौर्य काल में सीता शब्द बहुत दिलचस्प है। हाँ, सीता के 2 मतलब थे। पहला, सरकारी जमीन को सीता भूमि कहते थे, और दूसरा, हल चलाने से जो नाली या रेखा बनती है उसे भी सीता कहा जाता था। अच्छा। इसी तरह कुछ और शब्द भी हैं, जैसे गोबर की खाद के लिए करिश या श्रीकृत शब्द का इस्तेमाल होता था। कुएं को अवध कहते थे और बंजर जमीन को खिल कहा जाता था। एक शब्द कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आता है, आदेव मात्रिक। इसका क्या मतलब था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदे मात्रिक उस जमीन को कहते थे जो इतनी उपजाऊ हो कि बिना बारिश के भी अच्छी फसल दे सके, जो देवों या बारिश पर निर्भर न हो। ये उस समय की सबसे अच्छी जमीन मानी जाती थी। तो ये तो हो गई प्राचीन शब्दावली। अब तेजी से आधुनिक भारत की ओर आते हैं, जहां आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबका पेट भरना, और यहीं से जन्म हुआ कृषि क्रांतियों का। हरित क्रांति का नाम तो सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे के चेहरे और तारीखें क्या हैं?
चलिए हरित क्रांति को पूरी तरह से समझते हैं। विश्व स्तर पर इसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें उनके काम के लिए 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल, ये याद रखना। जी, कृषि का नहीं, शांति का। और हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 1968 में विलियम एस गॉड ने इस्तेमाल किया था। और भारत में? भारत में तो इसका श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। बिल्कुल, भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन। इसकी शुरुआत हुई 1966-67 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। जी। स्वामीनाथन को 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला। और दो जगह खास है, इसकी जन्मस्थली माना जाता है पंतनगर, उत्तराखंड को। और लागू सबसे पहले पंजाब में हुई। हाँ, जिस राज्य में इसे सबसे पहले और सबसे सफल तरीके से लागू किया गया वो था पंजाब। हरित क्रांति के बाद दूसरी सबसे बड़ी क्रांति थी श्वेत क्रांति, यानी दूध का उत्पादन। हाँ, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उनका जन्मदिन 26 नवंबर, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। सही। ये ऑपरेशन 1970 में शुरू हुआ था। और ये जानना जरूरी है कि आज दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 17.21% हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है और दूसरे पर राजस्थान है। ठीक है, हरित और श्वेत क्रांति तो सबसे बड़ी थी, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर 70 और 80 के दशक में कई और मिशन शुरू हुए। अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। जरूर। मैं क्रांति का नाम बोलता हूं, आप उससे जुड़ी फसल और जनक का नाम बताइए। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, जनक हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन। पीली क्रांति, तिलहन, खासकर सरसों, जनक सैम पित्रोदा। इसका मकसद था खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनना। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली और प्याज उत्पादन। लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन। इसके जनक हैं विशाल तिवारी। रजत यानी सिल्वर क्रांति, अंडा उत्पादन, इसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल से जोड़ा जाता है। गोल क्रांति, ये तो आसान है, आलू उत्पादन। बिल्कुल। और दो और हैं जो अक्सर छूट जाते हैं। ग्रे या धूसर क्रांति, जो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन से जुड़ी है। और रजत फाइबर क्रांति, वो कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे के लिए है और रजत फाइबर कपास के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्रांतियां जरूर किसी न किसी सरकारी नीति और व्यवस्था के तहत ही सफल हुई होंगी। आजादी से पहले की बात करें तो अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी थी। वो 3 व्यवस्थाएं कौन सी थीं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी, ये ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर, खासकर बंगाल और बिहार में लागू थी। इसमें सरकार का किसान से कोई सीधा संपर्क नहीं था, वो जमींदार से टैक्स लेती थी। और दूसरी व्यवस्था जो सबसे बड़े इलाके पर लागू थी, वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने शुरू किया था। ये सबसे ज्यादा 51% क्षेत्र पर लागू थी, जिसमें मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी मुख्य थे। रैयत मतलब किसान। सही। तो इसमें सरकार सीधे किसान से कर वसूलती थी, बिचौलिया यानी जमींदार नहीं था। और तीसरी थी महलवाड़ी। सही। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए। ये 30% क्षेत्र पर लागू थी, खासकर पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में। इसमें न तो जमींदार से और न ही एक-एक किसान से, बल्कि पूरे गांव या महाल से एक साथ लगान तय किया जाता था। तो ये तो हुई अंग्रेजों की व्यवस्था। आजादी के बाद भारत ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए दिशा दी। कृषि के नजरिए से इनमें क्या खास था? पहली योजना से शुरू करते हैं। पहली योजना 1951-56 हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका सीधा साधा फोकस था बचत बढ़ाओ, निवेश करो और विकास अपने आप होगा। और क्योंकि उस वक्त देश में अनाज की भारी कमी थी, इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। लेकिन दूसरी योजना में ये प्राथमिकता बदल गई। हाँ, दूसरी योजना 1956-61 में पीसी महालेनोबिस ने कहा, नहीं, असली विकास बड़े उद्योगों से आएगा। तो फोकस खेती से हटकर स्टील प्लांट और भारी मशीनों पर चला गया। और तीसरी योजना 1961-66 तो काफी उथल-पुथल वाली रही। उसे भारत की सबसे असफल योजनाओं में से एक माना जाता है। मॉडल था सैंडी और चक्रवर्ती का, लेकिन विफलता के कारण बाहरी थे। जैसे कि युद्ध, 66 का भयंकर सूखा। इसी योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट बना और हरित क्रांति की नींव पड़ी, लेकिन कुल मिलाकर ये योजना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई।
तीसरी असफलता के बाद योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे आया था ना? जी, 1966 से 1969 तक 3 साल का ब्रेक लिया गया। फिर चौथी योजना 1969 से 1974 गार्डगिल मॉडल पर आई। इसमें बहुत कुछ हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, श्वेत क्रांति की शुरुआत और इसरो की स्थापना। पांचवी योजना 1974-78 तो अपने नारे के लिए मशहूर है, गरीबी हटाओ। सही, ये डीपी धर मॉडल पर थी, लेकिन ये योजना अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और जनता पार्टी की सरकार ने इसे 1 साल पहले 1978 में ही खत्म कर दिया। और उसके बाद रोलिंग प्लान आया। हाँ, 1978 से 80 तक गुन्नार मिर्डल के मॉडल पर अनवरत योजना या रोलिंग प्लान चला। और छठी योजना में कृषि के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान बना। बहुत बड़ा। छठी योजना 1980-85 में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक है। ये तारीख और साल दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। सातवीं 1985-90 का नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। फिर आठवीं योजना 1992-97 में राव मनमोहन मॉडल के तहत एलपीजी नीतियां आईं। जी, और फोकस मानव संसाधन विकास पर चला गया। 11वीं योजना का ड्राफ्ट सी रंगराजन ने तैयार किया और 12वीं योजना 2012-17 हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका लक्ष्य था तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। बिल्कुल। इन योजनाओं के मॉडल, उनकी प्राथमिकता और उनके दौरान हुई प्रमुख घटनाओं से सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। अब योजनाओं और नीतियों से आगे बढ़कर उन संस्थानों की बात करते हैं जहां कृषि पर रिसर्च होती है। इनके स्थान को लेकर सीधे सवाल आते हैं, जैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? CPRI यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान? ISR ये लखनऊ में है, कंफ्यूज मत होइएगा। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG। पक्षी वाला इज्जत नगर बरेली में है और बकरी वाला मखदूम मथुरा में है। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? ये कटक उड़ीसा में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। और आखिरी में राष्ट्रीय दाल और चीनी संस्थान? ये दोनों कानपुर में है। और लखनऊ में गन्ना वाले के अलावा केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान मतलब सीमाप भी है। ये सभी नाम और जगहें बहुत जरूरी हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वो तथ्य जो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल, भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये संख्या सीधे सीधे पूछी जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मशहूर फलों और उनके उत्पादक जिलों की। आम की बात करें तो सबसे पहले लखनऊ का नाम आता है। हाँ, लखनऊ खासकर दशहरी आम के लिए मशहूर है, जिसे मलिहाबादी आम भी कहते हैं। इसके अलावा सहारनपुर और मेरठ में भी आम खूब होता है और बनारस का लंगड़ा आम भी बहुत प्रसिद्ध है। आंवले के लिए तो एक ही जिला मशहूर है, प्रतापगढ़। आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक। अमरूद के लिए प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहां का इलाहाबादी अमरूद बहुत फेमस है। बरेली में भी होता है। जी, इसकी कुछ किस्में भी पूछ ली जाती हैं, जैसे लखनऊ 49, जिसे सरदार भी कहते हैं, ललित और सुरखा। केला, लीची और संतरा कहाँ होते हैं? केले का उत्पादन वाराणसी और गोरखपुर में ज्यादा होता है। मालभोग और चीनी चंपा इसकी किस्में हैं और लीची और संतरे दोनों के लिए सहारनपुर और मेरठ का इलाका सबसे आगे है। और आखिर में कुछ प्रमुख फसलों की बीमारियां जो अक्सर पूछ ली जाती हैं। धान की सबसे आम बीमारी कौन सी है? धान का खैरा रोग, जो जिंक की कमी से होता है। गन्ने में रेड रॉट या लाल सड़न रोग लगता है। मूंगफली में टिक्का रोग बहुत आम है और मक्का में लीफ ब्लाइट या झुलसा रोग लगता है। ये बीमारियां और फसलें सीधे मैच करने को आती हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए भारत में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। और ये कोई नया विचार नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल, मतलब अगर हम देखें तो ये परंपरा तो हमेशा से रही है। ऋग्वेद तक में सभा और समिति जैसी स्थानीय इकाइयों का जिक्र मिलता है। हाँ, और रामायण में भी प्रशासन पुर और जनपद में बटा था। सही कहा।
सल्तनत काल में भी प्रांतों को विलायत कहते थे, लेकिन जो ढांचा हम आज देखते हैं उसकी नींव आधुनिक भारत में रखी गई, खासकर ब्रिटिश राज में। हाँ, पहली महत्वपूर्ण कोशिश 1870 में लॉर्ड मेयो ने की थी। उन्होंने पंचायतों को थोड़ी कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्ता दी, लेकिन असली गेम चेंजर थे लॉर्ड रिपन। 1882 वाला प्रस्ताव। हाँ, 1882 का उनका प्रस्ताव। उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक बेहद जरूरी तथ्य है। लॉर्ड रिपन, ये नाम परीक्षाओं के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने इसे याद रखने का एक तरीका सुना है। बताइए। रिपन ने रिबन काटा। ये अच्छा है। जैसे किसी चीज का उद्घाटन होता है, वैसे ही भारत में स्थानीय स्वशासन का औपचारिक उद्घाटन रिपन ने किया। ये अच्छी ट्रिक है, और यही सोच, यही विचार आजादी के बाद हमारे संविधान में भी शामिल किया गया। अनुच्छेद 40 में? बिल्कुल। संविधान के भाग 4 जो नीति निदेशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 40 सीधे सीधे कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को बनाने के लिए कदम उठाएगा। ये पूरी तरह गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार से प्रेरित है। अनुच्छेद 40 को भी याद रखने की एक ट्रिक है। अच्छा। 40 में होते हैं 4 और 0, तो 4 + 0 = 4। 4? और गांव में 4 लोग कहाँ बैठकर बातें करते हैं? चौपाल पर। हाँ, तो अनुच्छेद 40 मतलब गांव की चौपाल यानी ग्राम पंचायत। बहुत बढ़िया। तो आजादी के बाद इसी दिशा में 2 बड़े कार्यक्रम शुरू हुए। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और फिर ठीक 1 साल बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा। हाँ, वो फोर्ड फाउंडेशन की मदद से शुरू हुई थी। मकसद था ग्रामीण विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाना। पर ये कार्यक्रम उतने सफल नहीं हुए जितनी उम्मीद थी। शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तो जनमत वो करेगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकी। वो शायद इसी भागीदारी की कमी की ओर इशारा कर रहे थे। तो इन कार्यक्रमों की कमियों को समझने के लिए ही फिर समितियों का दौर शुरू हुआ होगा। एकदम सही। और यहीं से पंचायती राज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। सरकार ने कई समितियां बनाई और इनका क्रम याद रखना अक्सर मुश्किल होता है। हाँ, ये सच है। तो इसके लिए एक मास्टर निमोनिक है, बैग लेता, मतलब बैग लेता, बैग लेता। हाँ। बी से बलवंत राय मेहता 1957, ए से अशोक मेहता 1977, जी से जीवी के राव 1985, एल से LM सिंघवी 1986 और टी से थुंगन समिति 1989। ये तो बहुत आसान कर देगा। चलिए इसी क्रम में समझते हैं। ठीक है, तो बी से शुरू करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस समिति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण जानने के लिए बनाया गया था, और इसने जो सुझाव दिया वो आज भी हमारी व्यवस्था की नींव है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। बिल्कुल। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अच्छा, तो उनके नाम में ही इसका जवाब छुपा है। बलवंत राय मेहता नाम में 3 शब्द हैं, तो व्यवस्था भी 3 स्तरीय। हाँ, ये ट्रिक काम करती है। इसीलिए इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी भी कहते हैं ना? एकदम सही। इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 1958 को मान ली गईं, और फिर 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसका औपचारिक शुभारंभ किया। ये तारीख और जगह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, नागौर राजस्थान, और आंध्र प्रदेश इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। इसके 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई। तब जनता पार्टी की सरकार थी। हाँ, और उन्होंने कुछ बहुत अलग सुझाया। उन्होंने महसूस किया कि जो ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति है वो असरदार काम नहीं कर पा रही है। मतलब वो बीच का लेवल। हाँ, वो एक तरह से नौकरशाही में फंस गई थी। तो अशोक मेहता समिति ने कहा, इस बीच के स्तर को हटा दो और सिर्फ 2 स्तर रखो। बिल्कुल। मंडल पंचायत, जो कुछ गांवों का समूह हो, और एक शक्तिशाली जिला परिषद, सारी ताकत जिले के हाथ में हो। तो यहाँ भी नाम वाली ट्रिक काम कर गई। अशोक मेहता 2 शब्द तो 2 स्तरीय व्यवस्था। सही है। इसके बाद GV राव समिति 1985। इनका मुख्य योगदान क्या था? जी, GV राव समिति योजना आयोग के कहने पर बनी थी। इसका सबसे बड़ा जोर इस बात पर था कि प्लानिंग की जो मुख्य इकाई है वो जिला होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब लगता है। इतनी सारी समितियां बन गईं, इतने कार्यक्रम चले, लेकिन लगभग 40 साल तक इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का ख्याल क्यों नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल है। ये तो सबसे जरूरी चीज लगती है। और इसका जवाब मिलता है LM सिंघवी समिति की सिफारिशों में। बात असल में राजनीतिक थी।
राज्य सरकारें अपनी शक्ति का बंटवारा नहीं करना चाहती थीं। अच्छा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का मतलब था कि राज्य सरकारें उन्हें जब चाहे नजरअंदाज या भंग नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था, जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जुटाने में दशकों लग गए। तो सिंघवी समिति ने पहली बार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हाँ, 1986 में। तो इसको याद रखने के लिए सिंघवी और संविधान दोनों एस से शुरू होते हैं। सिंघवी इज इक्वल टू संविधान। हाँ, ये भी अच्छी ट्रिक है। सिंघवी समिति ने एक और बात कही थी, पंचायतों के चुनाव से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक अलग जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाने की सलाह दे। ओके। और अंत में पी.के. थुंगन समिति 1989 ने भी संवैधानिक दर्जे की बात को और मजबूत किया। इन्हीं सब सिफारिशों ने 73वें संविधान संशोधन की जमीन तैयार की। तो ये तो हुई गांव की कहानी, लेकिन भारत की तस्वीर शहरों के बिना तो अधूरी है। तो इसके लिए 74वां संशोधन लाया गया। हाँ, 73वें की जुड़वा बहन की तरह ये शहरी भारत में लोकतंत्र को गलियों और मोहल्लों तक पहुंचाने के लिए था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ, ये शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं से जुड़ा है। इसने संविधान में एक नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी। और 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के लिए 18 विषय दिए गए हैं। हाँ, 18। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, गांव में खेती, पशुपालन, भूमि सुधार जैसे बहुत काम होते हैं, तो उन्हें 29 विषय मिले। शहर में काम अपेक्षाकृत कम होते हैं, तो उन्हें 18 विषय दिए गए हैं। ये तर्क याद रखने के लिए तो अच्छा है। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत का पहला नगर निगम 1687 में बना था। मद्रास में? हाँ, बाद में 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में भी नगर निगम स्थापित हुए। और शहरी निकायों का ढांचा कैसा होता है? क्या वो भी त्रिस्तरीय है? हाँ, ये भी त्रिस्तरीय ही है। जो इलाके गांवों से शहर बन रहे हैं, वहाँ नगर पंचायत, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े महानगरों के लिए नगर निगम। और वार्ड समितियों का भी प्रावधान है। हाँ, 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में। आरक्षण के प्रावधान अनुच्छेद 243T में दिए गए हैं। 2 और अनुच्छेद हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक है अनुच्छेद 243ZD। ZD जिला डेवलपमेंट। बिल्कुल, ये जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से जुड़ा है। और दूसरा है अनुच्छेद 243ZE जो महानगर योजना समिति के लिए है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं उस ऐतिहासिक संशोधन पर जिसने पंचायती राज को संवैधानिक जामा पहनाया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। सही। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय हैं। हाँ, और इसने कुछ चीजें हर राज्य के लिए अनिवार्य कर दी, जैसे त्रिस्तरीय ढांचा, 5 साल का निश्चित कार्यकाल और पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। हाँ, 21 साल। 29 विषयों को याद रखने की ट्रिक भी है। 29 में है 2 और 9 और 2 + 9 = 11, यानी 29 विषय 11वीं अनुसूची में है। आपकी ट्रिक्स काफी काम की हैं। लेकिन इस संशोधन का सबसे क्रांतिकारी पहलू तो आरक्षण था, सही है ना? निश्चित रूप से। अनुच्छेद 243D के तहत अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया, और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 मतलब 33% सीटें आरक्षित की गईं। ये जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अनुच्छेद 243D को याद रखने के लिए डी को डिप्राइव्ड क्लासेस से जोड़ा जा सकता है, जिनके लिए आरक्षण है। ये भी सही है। एक और जरूरी शब्द है ग्राम सभा। ये क्या होती है? यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा एक चीज नहीं है। अच्छा। ग्राम सभा मतलब गांव के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स। ये गांव की संसद है, आप कह सकती हैं। और ग्राम पंचायत, जिसमें प्रधान और सदस्य होते हैं, वो सरकार है जैसे ये संसद चुनती है। तो असली शक्ति ग्राम सभा के हाथ में। हाँ, और इसका जिक्र अनुच्छेद 243A में है। ए से असेंबली, सभा। और 73वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है। तो ये संवैधानिक दर्जा तो मिल गया, पर क्या जमीन पर सब कुछ बदल गया? आज भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 3 F's की है।
फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज। बिल्कुल सही कहा। राज्यों ने पंचायतों को अधिकार तो दिए, पर अक्सर उन्हें चलाने के लिए न पूरा पैसा देते हैं, न ही जरूरी स्टाफ। चलिए अब जरा इनकी कार्यप्रणाली पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो कानूनन ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 2 बार होनी जरूरी है। और ग्राम पंचायत की? ग्राम पंचायत की बैठक हर महीने होनी चाहिए और 2 बैठकों के बीच 2 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। और कोरम? किसी भी बैठक के लिए कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 1/3 होता है और सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ होता है। इतना सारा काम करने के लिए अंदर भी तो कोई व्यवस्था होगी। काम कैसे बढ़ता है? हाँ, काम को आसान बनाने के लिए ग्राम पंचायत में 6 प्रमुख समितियां होती हैं। ज्यादातर जैसे नियोजन, निर्माण कार्य, प्रशासनिक और जल प्रबंधन समिति, इनके अध्यक्ष तो प्रधान ही होते हैं। लेकिन 2 समितियां अलग हैं। हाँ, पहली है शिक्षा समिति, जिसका अध्यक्ष उप प्रधान होता है। अच्छा, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रधान जी व्यस्त हैं, इसलिए शिक्षा जैसा जरूरी काम उप प्रधान देखेगा। बिल्कुल। और दूसरी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसका नेतृत्व किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला सदस्य को दिया जाता है ताकि सामाजिक समावेश सुनिश्चित हो। एक भूमि प्रबंधक समिति के बारे में भी सुना है, उसमें क्या खास है? वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एलएमसी का अध्यक्ष तो प्रधान ही होता है, लेकिन उसका सचिव उस इलाके का लेखपाल यानी पटवारी होता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब एक विशेष कानून की बात करते हैं, पैसा अधिनियम 1996। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पैसा का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये भूरिया समिति की सिफारिश पर लाया गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि पंचायती राज का जो ढांचा है उसे सीधे सीधे आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न किया जाए। ये एक लैंडमार्क कानून था जिसने माना कि वन साइज फिट्स ऑल मॉडल भारत में काम नहीं कर सकता। तो इसने क्या अलग किया? पीएसआई ने इन क्षेत्रों की पारंपरिक ग्राम सभाओं को जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में विशेष अधिकार दिए। और सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी जिक्र आता है। हाँ, 1997 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9B और अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक जोड़े गए। ठीक है, अब थोड़ा उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि राज्य विशिष्ट परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना तो 15 अगस्त 1949 को ही हो गई थी, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद 1961 के अधिनियम से लागू हुई। और 73वें संशोधन के बाद जब केंद्र का 73वां संशोधन आया तो उसके हिसाब से बदलाव करने के लिए राज्य ने अपना संशोधन अधिनियम बनाया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। इसी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बना होगा। हाँ, 23 अप्रैल 1994 को इसके आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहाँ आयुक्त के कार्यकाल पर ध्यान देना जरूरी है। क्या खास है उसमें? ये 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले हो। ये सामान्य 65 वर्ष की सीमा से ज्यादा है। पहले और वर्तमान आयुक्त कौन है? पहले चुनाव आयुक्त थे श्री रामदास सोनकर और वर्तमान में मार्च 2024 के अनुसार है श्री राज प्रताप सिंह। इसे याद रखने की एक सरल ट्रिक है, राम राज करते हैं, पहले राम फिर राज। वाह, सही है ना? हाँ। और राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या? उसका गठन भी 1994 में हुआ। संविधान में इसका प्रावधान अनुच्छेद 243I में है। आई को इनकम या फाइनेंस से जोड़कर याद रख सकते हैं। हाँ, और राज्यपाल हर 5 साल पर इसका गठन करते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और जरूरी तथ्य। 2 बातें और। एक, 1955 में यहाँ पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया था। और दूसरा, महिला आरक्षण। जब हम ग्रामीण विकास कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खेती-बाड़ी नहीं है। बिल्कुल। इसका असली मकसद है गांव में रहने वाली आबादी के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय यानी हर पहलू को बेहतर बनाना, ताकि उनके जीवन का स्तर सुधरे। जी। और इस कहानी का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 6,40,930 गांव हैं। 6,40,930। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़े। जब हम विकास की बात करते हैं तो हम इतने बड़े स्तर पर बदलाव लाने की बात कर रहे होते हैं। इसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है 640,
जैसे क्रिकेट में छक्का, चौका और फिर शून्य। हाँ, ये अच्छा है। वैसे किसी भी इलाके को गांव या ग्रामीण कहने का कोई आधार होता है? मतलब शहर और गांव का फर्क कागजों पर कैसे तय होता है? हाँ, इसके लिए 3 मुख्य मानक तय किए गए हैं। पहला, वहां की आबादी 5000 लोगों से कम होनी चाहिए। 5000 से कम। दूसरा, जनसंख्या का घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग 400 से ज्यादा ना हो। अच्छा। और तीसरा, जो काफी दिलचस्प है, कि वहां काम करने वाले पुरुषों में से कम 25% खेतीबाड़ी के काम में लगे हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जगह की आबादी 5000 से कम भी हो, लेकिन वहां ज्यादातर लोग फैक्ट्री में काम करते हों, तो उसे ग्रामीण नहीं माना जाएगा। समझ गई। अब आबादी की बात करें तो भारत की लगभग 68.89% जनसंख्या यानी करीब 83 करोड़ लोग आज भी गांव में रहते हैं। बिल्कुल। इस आंकड़े को भी याद रखने का एक सरल तरीका है। 68.8 को लगभग 69% मान सकते हैं। अच्छा। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। अच्छा। और उनका मानना था कि असली भारत गांव में बसता है। वाह, तो ये 69 का आंकड़ा हमें सीधे गांधी जी की उस सोच से जोड़ता है। जी। और 2001 से 2011 के बीच ही ग्रामीण आबादी में 12% की बढ़ोतरी हुई, जो दिखाता है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। इतने बड़े पैमाने पर विकास की योजनाओं को लागू करना अपने आप में एक चुनौती होगी। बिल्कुल। ग्राम्य विकास यानी कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट का पद बनाया गया है, ताकि योजनाएं सिर्फ कागजों पर ना रहें बल्कि जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू हों। एकदम सही। तो हमने देखा कि ग्रामीण भारत की परिभाषा क्या है और इसकी आबादी कितनी बड़ी है। लेकिन इस विशाल आबादी के विकास की कोशिशें कोई नई नहीं है। असल में इसकी जड़ें आज़ादी से भी पहले के दौर में मिलती हैं। सही कहा आपने। आज़ादी से पहले भी कई व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कोशिशें हुईं, जैसे 1903 में सर डैनियल हैमिल्टन की आदर्श ग्राम योजना थी। और उसके बाद 1920 में एफएल ब्रायन की गुड़गांव परियोजना। जी। गुड़गांव, जिसे आज हम गुरुग्राम कहते हैं, जो एक आईटी हब है, वहाँ ब्रेन वाले लोग रहते हैं। शायद इस तरह ब्रायन का नाम याद रखा जा सकता है। यह अच्छी ट्रिक है। फिर 1921 में आई डॉक्टर स्पेंसर हैच की मार्थांडम परियोजना। मार्थंडम परियोजना। इस परियोजना में पोल्ट्री पर विशेष जोर था। अच्छा, हैच, जैसे मुर्गी अंडे को हैच करती है, तो हैच का सीधा संबंध मार्थांडम से हो गया। बिल्कुल। अगला है 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई श्री निकेतन योजना। हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान से श्री कहते हैं, तो श्री निकेतन का संबंध टैगोर से है। ये भी आसान है। जी। इसके बाद कुछ और भी प्रमुख योजनाएं हैं। हाँ, 1932 में बीटी कृष्णमाचारी का बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। फिर 1936 में महात्मा गांधी की सेवा ग्राम योजना। गांधी जी हमेशा देश की सेवा करते थे, इस तरह ये याद रहेगा। हाँ। और फिर 1945 में एटी मोशर और बीएन गुप्ता की इंडियन विलेज सर्विस। और आजादी से ठीक पहले 1946 में मद्रास सरकार की फिरका विकास योजना। जी। तो अब जरा ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऐतिहासिक विकास क्रम को समझते हैं। इसकी शुरुआत तो 1974 में हुई थी, खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक विभाग के तौर पर। जी बिल्कुल। और उसके बाद इसके नाम में कई बार बदलाव हुए। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। एक मिनट, मंत्रालय का नाम इतनी बार क्यों बदला गया? क्या इससे काम पर असर नहीं पड़ता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था। हर बदलाव उस समय की सरकार की बदलती प्राथमिकताओं और ग्रामीण विकास को देखने के नजरिए को दिखाता है। अच्छा। जैसे 18 अगस्त 1979 को इसका नाम ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय हुआ, जिसका मतलब था कि फोकस सिर्फ विकास नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण ढांचे को पुनर्गठित करने पर है। और फिर 23 जनवरी 1982 को ये ग्रामीण विकास मंत्रालय बना। जी। और 1985 में तो इसका नाम कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया था। उस वक्त ज्ञानी ज़ैल सिंह राष्ट्रपति और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इसमें कृषि शब्द को जोड़ा गया। हाँ, और ये इस बात का संकेत था कि सरकार कृषि और ग्रामीण विकास को एक ही सिक्के के दो पहलू मान रही थी। लेकिन फिर बदलाव हुआ। जी, 5 जुलाई 1991 को इसे पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। उस समय राष्ट्रपति आर वेंकटरमण और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। शायद ये इस बात को दर्शाता है कि ग्रामीण विकास का दायरा सिर्फ खेती से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें सड़कें, आवास, रोजगार सब कुछ शामिल है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव 1999 में हुआ। हाँ, उस समय ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया।
तब राष्ट्रपति R.K. नारायणन और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। जी। तो ये नाम का सफर अपने आप में ग्रामीण भारत की बदलती जरूरतों की कहानी कहता है। आज के समय में मतलब 2025 के अनुसार इस मंत्रालय की क्या संरचना है? आज मंत्रालय के 2 मुख्य विभाग हैं। एक है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है भूमि संसाधन विभाग। ये बंटवारा काम को बहुत स्पष्ट कर देता है। अच्छा, तो इनका काम कैसे बटा हुआ है? ग्रामीण विकास विभाग देखता है विकसित भारत, रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आवास जैसी योजनाएं। मतलब जो सीधे सीधे लोगों से जुड़ी हैं। हाँ, और भूमि संसाधन विभाग, जैसा नाम से ही पता चलता है, वो एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन और भू अभिलेख आधुनिकरण जैसे कार्यों को देखता है। समझ गई। 2 जुलाई 1992 को मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग का भी गठन किया गया था। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था और ये मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरडैप और आरडो के लिए भारत का नोडल विभाग भी है। सिरडैप और आरडो? हाँ, सिरडैप है एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र और आरडो है अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन। अच्छा। इसके अलावा जिला स्तर पर गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 1999 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA की स्थापना की गई थी। इन योजनाओं की लंबी सूची में एक नाम बहुत प्रमुखता से आता है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। ये 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था। ये इतना खास क्यों माना जाता है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम या TPP एक तरह से गरीबी और असमानता पर सीधा और व्यापक प्रहार था। ये पहली बार था जब गरीबी हटाने के लिए एक संगठित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पर शुरू किया गया। लेकिन समय के साथ देश की जरूरतें बदलती हैं, इसीलिए इसे 3 बार पुनर्गठित किया गया। जी, 1982 में, 1986 में और अंत में 2006 में। तो वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है, जो 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी हुआ। बिल्कुल। और इसका मूल मंत्र है गरीबी उन्मूलन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। और इसका खास ध्यान समाज के सबसे वंचित वर्गों पर है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, गरीब और महिलाएं। जी, उन्हीं पर केंद्रित है। तो ये तो हुई इतिहास और योजनाओं की संरचना की बात। अब वर्तमान पर आते हैं। हाल ही में आए केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर क्या मुख्य बातें सामने आई हैं? ये आंकड़े हमें जमीनी हकीकत के बारे में क्या बताते हैं? सर्वेक्षण के आंकड़े बहुत दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। पहली बात तो ये कि वित्त वर्ष 2024 में देश की GDP में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान लगभग 16% है। 16%? 16 को सोना से याद रख सकते हैं कि हमारी खेती आज भी सोने जितनी कीमती है। बिल्कुल, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात सर्वेक्षण बताता है वो ये है कि कृषि के अंदर विकास के इंजन बदल रहे हैं। बदल रहे हैं? मतलब अब सिर्फ गेहूं चावल की बात नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। अब बागवानी, मवेशी पालन और खासकर मत्स्य पालन यानी मछली पालन कृषि विकास के मुख्य चालक बनकर उभरे हैं। अच्छा। ये वो क्षेत्र हैं जो किसानों की आय को सिर्फ मानसून और फसलों पर निर्भर रहने से बचाते हैं। और उत्पादन के आंकड़ों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। जी, 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 164.05 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 89 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। सरकार की तरफ से भी MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। 2024-25 के लिए अरहर पर 59% और बाजरा पर 77% की MSP वृद्धि की गई है। इसका मकसद शायद किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर दालों और मोटे अनाजों की तरफ प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल, जो पोषण और मिट्टी दोनों के लिए बेहतर हैं। आपने सहायक क्षेत्रों की बात की। मत्स्य पालन ने 2011-12 से 2021-22 के दौरान 8.7% की सर्वोच्च चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। यह सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्षेत्र बाकी कृषि की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ग्रामीण परिवारों, खासकर तटीय और नदी किनारे बसे समुदायों के लिए आय का एक नया और शक्तिशाली जरिया बन रहा है। ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। आर्थिक सर्वेक्षण में किसान कल्याण और खाद्य सुरक्षा योजनाओं की प्रगति का भी जिक्र है। हाँ। 31 अक्टूबर 2024 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को PM किसान योजना का लाभ मिला है। जी, और PM किसान मानधन योजना के तहत
23.61 लाख किसान नामांकित हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है। हाँ, उसके तहत अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा के प्रति सरकार की लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये दोनों योजनाएं ग्रामीण भारत के लिए एक बड़े सुरक्षा कवच का काम करती हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन बुनियादी सुविधाओं की जो जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। पानी, बिजली, स्वच्छता, यहाँ क्या प्रगति है? यहाँ पर आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पीने का पानी मिला है। 12 करोड़! ये महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव है, जिन्हें पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था। सही कहा आपने। और स्वच्छ भारत मिशन में ODF प्लस गांवों की संख्या बढ़कर 3.64 लाख हो गई है। यहाँ ODF तो हम समझते हैं खुले में शौच से मुक्त, लेकिन ये प्लस का क्या मतलब है? ODF प्लस का मतलब है कि गांव न सिर्फ खुले में शौच से मुक्त है, बल्कि वहाँ कूड़े कचरे और गंदे पानी के प्रबंधन की भी एक स्थायी व्यवस्था है। अच्छा, तो ये स्वच्छता का अगला और ज्यादा मुश्किल स्तर है। जी। और बिजली के मोर्चे पर सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18,374 गांवों और 2.9 करोड़ घरों को बिजली की सुविधा दी गई है। हाँ। लेकिन आज के दौर में विकास सिर्फ बिजली पानी तक सीमित नहीं है, डिजिटल कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। डिजिटल भारत निधि के जरिए दिसंबर 2024 तक 10,700 दूर दराज के गांव में 4G मोबाइल सेवाएं पहुंचाई गई हैं। 10,700 गांव? जी। ये सिर्फ मनोरंजन या बातचीत के लिए नहीं है। ये ग्रामीण भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और बाजार से जोड़ने का एक जरिया है। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और नीतियां। तो चलिए सीधे सरकार के सबसे प्रमुख लक्ष्य से शुरू करते हैं। सरकार का एक लक्ष्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो खर्च है उसे GDP का 2.5% तक किया जाए, और इसके लिए एक समय सीमा भी तय है, वर्ष 2025। हाँ, और इसे याद रखने का एक बहुत सीधा तरीका है। अच्छा। साल है 2025 और लक्ष्य है 2.5%। तो ये 25-25 का मिलान याद रखने में मदद करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हम इस लक्ष्य के कितने करीब हैं अभी? देखिए, हम करीब आ रहे हैं पर अभी पहुंचे नहीं हैं। जो मौजूदा अनुमान है उनके हिसाब से ये खर्च लगभग 2.1 से 2.2% के बीच है, तो सफर अभी बाकी है। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जाहिर है बुनियादी ढांचे पर बहुत काम करना होगा। बिल्कुल, और वो हो भी रहा है। अगर हम सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या देखें तो उसमें एक बहुत बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2014 में देश में करीब 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज 2024-25 तक ये संख्या 730 के भी पार चली गई है। लगभग दोगुने हो गए हैं। हाँ, लगभग दोगुने। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये जो विस्तार हो रहा है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत हो रहा है। अच्छा, PMSSY, ये योजना कब शुरू हुई थी? ये 2003 में शुरू हुई थी और इसी योजना के तहत नए एम्स की स्थापना भी होती है और जो पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज है उन्हें अपग्रेड भी किया जाता है। आपने एम्स की बात की। एम्स का नाम आते ही एक भरोसे का एहसास होता है। इनकी संख्या में कितना बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव। 2014 में देश में सिर्फ 7 एम्स थे और आज ये संख्या बढ़कर 22 से ज्यादा हो गई है। इसमें वो भी शामिल हैं जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और वो भी जो अभी बन रहे हैं। तो ये तो हुई तृतीयक स्वास्थ्य सेवा यानी टर्शियरी हेल्थ केयर की बात। लेकिन जो आम आदमी की पहली जरूरत है यानी प्राइमरी हेल्थ केयर, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसकी नींव है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पहले हम इन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते थे। हाँ, नाम बदला है अभी। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में ऐसे 1.73 लाख से भी ज्यादा केंद्र अभी काम कर रहे हैं। इन सब कोशिशों का एक असर तो डॉक्टरों की संख्या पर भी पड़ा होगा। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात की क्या स्थिति है? अगर हम एलोपैथिक और आयुष दोनों तरह के डॉक्टरों को शामिल कर लें तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो 1:1000 का अनुशंसित अनुपात है उसे हासिल कर लिया है। ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, प्रशासनिक तौर पे ये सब किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारत में स्वास्थ्य से जुड़े सभी काम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और वर्तमान में श्री जगत प्रकाश नड्डा इसके मंत्री हैं। मंत्रालय की एक वेबसाइट भी है, हेल्दी इंडिया नाम से। ठीक है, अब थोड़ा सा इतिहास में वापस चलते हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन का जिक्र आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या NRHM। हाँ, NRHM। इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना था। खासकर कमजोर वर्गों तक। बिल्कुल, उन्हें सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना ही इसका एकमात्र लक्ष्य था। 2005 की ये तारीख परीक्षाओं के लिए भी जरूरी होगी। इसे याद रखने का कोई तरीका है? एक छोटा सा स्मारक है। NRHM में 4 अक्षर हैं, NRHM। इसमें एक जोड़ दें तो बनता है 5, यानी 2005। अच्छा। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि आम आदमी को अच्छी सेहत की एक उम्मीद, एक हाई फाइव 2005 में मिली। ये बढ़िया है। और स्वास्थ्य नीति के इतिहास में एक और नाम बार बार आता है, भोर समिति का। हाँ, भोर समिति के बिना तो भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की कहानी अधूरी है। इसका गठन 1943 में हुआ था, सर जोसेफ विलियम भोर की अध्यक्षता में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट आई 1947 में। और यहाँ भी एक सरल स्मारक काम करता है। बताइए। देश को आज़ादी की भोर यानी सुबह 1947 में मिली और रिपोर्ट भी तभी आई। इसी समिति की सिफारिशों ने एक तरह से हमारी शुरुआती स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखी थी। बहुत दिलचस्प। तो चलिए अब वर्तमान पर आते हैं। देश की जो सबसे नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, जो 2017 में आई। जी, 15 मार्च 2017 को इसे लागू किया गया था। 2017, इसे कैसे याद रखा जाए? इसे ऐसे सोचें कि स्वास्थ्य को 17 यानी खतरे से बचाना है, तो 2017। ठीक है। इस नीति की सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात थी सोच में बदलाव। इसमें रोग के इलाज से ज्यादा निरोग रहने पर जोर दिया गया। मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस शिफ्ट हुआ। इस नीति के तहत कुछ बड़े लक्ष्य भी रखे गए होंगे? हाँ, कई लक्ष्य थे। पहला तो वही जिसकी हमने शुरू में बात की, GDP का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करना 2025 तक। हाँ, 25-25 वाला। बिल्कुल। दूसरा, जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना, ये भी 2025 तक। और बीमारियों को लेकर भी कुछ खास लक्ष्य थे? जी, जैसे क्षय रोग यानी TB को 2025 तक खत्म करना, कुल प्रजनन दर TFR को 2025 तक 2.1 पर लाना और शिशु मृत्यु दर IMR को 2025 तक 23 प्रति हजार जीवित जन्मों पर लाना। इसमें मातृ मृत्यु दर MMR का भी कोई लक्ष्य था? हाँ, MMR का लक्ष्य 2020 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्मों पर लाना था और नेत्रहीनता की व्यापकता को 2023 तक 0.25 प्रति हजार व्यक्ति तक कम करना था। मतलब ये लक्ष्य बताते हैं कि नीति कितनी व्यापक थी। सही है। अब कुछ प्रमुख बीमारियों और उनसे जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। मलेरिया से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ये बहुत पुराना है, 1953 में ही शुरू हो गया था। 1953, इसे याद रखने के लिए एक मजेदार स्मारक है। मच्छर काटने से इंसान 53 में आ जाता है। 53 यानी 53, ठीक है। और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। टीबी के बारे में बात करते हैं। टीबी के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम 1962 में शुरू हुआ, लेकिन इसमें एक बड़ा मोड़ आया 1997 में, जब इसमें डॉट्स प्रणाली को अपनाया गया। डॉट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। बिल्कुल, इससे इलाज की सफलता दर बहुत बढ़ गई। और कुष्ठ रोग? कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में शुरू हुआ। इसके लिए स्मारक है कि बचपन में कुष्ठ रोग से डर लगता था, तो बचपन से 55। और इस कार्यक्रम की सफलता यह है कि भारत अब कुष्ठ मुक्त है। हाँ, 2007 में ही भारत को कुष्ठ मुक्त घोषित कर दिया गया था। अब आते हैं एड्स पर। भारत में इसका पहला मामला 1986 में चेन्नई में दर्ज हुआ था और इसके नियंत्रण के लिए 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी NACO की स्थापना हुई। एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी है 1097 जो 2014 में शुरू की गई थी। और अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सफलताओं में से एक की, पोलियो उन्मूलन। पल्स पोलियो अभियान ये 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था, गांधी जयंती के दिन। जी। और देश में इसका आखिरी मामला मिला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में। और फिर WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। हाँ, 27 मार्च 2014 को। 2014, इसके लिए भी एक स्मारक था, है ना? हाँ, जैसे एक 14 साल का वनवास खत्म हुआ, वैसे ही पोलियो का वनवास भी खत्म हुआ। ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें हम सबने देखा और महसूस किया है। बिल्कुल। इनके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम महत्वपूर्ण है,
जैसे कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य 2023 था, जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 से चल रहा है। चलिए आप कुछ प्रमुख योजनाओं पर आते हैं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले पीएम पोषण। हाँ, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसे हम सब पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानते थे। इस योजना को अभी आगे बढ़ाया गया है। जी, इसे 2021-22 से लेकर 2025-26 तक यानी 5 सालों के लिए मंजूरी दी गई है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब इसमें बाल वाटिका के 3 से 5 साल के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। और मिड डे मील योजना का इतिहास भी तो काफी पुराना है। हाँ, ये 15 अगस्त 1995 को नरसिम्हा राव सरकार के समय शुरू हुई थी और तमिलनाडु इसे लागू करने वाला पहला राज्य था। 1995। इसके लिए कोई स्मारक? सोचिए, 9 से 5 स्कूल नहीं, 1995 में बच्चों को स्कूल में खाना मिला। हाँ, सही है। अब खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी मजबूत हुई है। वहाँ 6000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMU की स्थापना तो 1911 में हुई थी। 1911? इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज साहब आए और कॉलेज बनवाया। और आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन कैसा है? इसमें उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वहाँ 5 करोड़ से ज्यादा कार्ड बांटे जा चुके हैं। वाह! और एक बहुत बड़ी सफलता का जिक्र पूर्वांचल से आता है। हाँ, JES यानी जापानीज एन्सेफेलाइटिस और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, इससे होने वाली मौतों में 95% से ज्यादा की कमी आई है। ये पूर्वांचल के लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इन सब कामों के लिए पैसा भी बहुत लगता है। हाल के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है? केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 99,858 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये पिछले सालों की तुलना में कितना ज्यादा है? अगर हम 2014-15 से इसकी तुलना करें तो ये लगभग 191% की वृद्धि है। इस बजट में कुछ नई पहल भी हैं? हाँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जैसे 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को अब आय सीमा के बिना आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का कवर दिया गया है। और इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। जी, गिग वर्कर्स और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब इस योजना में शामिल किया गया है। एक और बड़ी पहल सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को लेकर है। हाँ, 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। और टीकाकरण के प्रबंधन के लिए कोविन की तर्ज पर अब यूविन प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के अपने बजट में स्वास्थ्य को लेकर क्या खास है? उत्तर प्रदेश के बजट में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने पर जोर है, ताकि सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज हों। और महाकुंभ 2025 को देखते हुए प्रयागराज में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से अपग्रेड करने के लिए विशेष बजट दिया गया है। चलिए अब अंत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित आंकड़ा है कुल प्रजनन दर TFR को लेकर। क्या कहता है आंकड़ा? राष्ट्रीय स्तर पर TFR जो NFHS 4 में 2.2 था, वो NFHS 5 में घटकर 2.0 हो गया है। 2.0 यानी हम प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से भी नीचे चले गए हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकी मोड़ है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी 5 राज्य 2.1 के स्तर से ऊपर हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। इन्हें याद रखने का एक स्मारक है बिमा UGM। अच्छा, बिमा UGM। और NFHS 5 में ग्रामीण और शहरी TFR में भी अंतर होगा? हाँ, ग्रामीण TFR 2.1 है और शहरी TFR 1.6 है। और एक और दिलचस्प तथ्य ये सामने आया है कि पिछले 2 दशकों में सभी समुदायों में मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट देखी गई है। ये तो हुई NFHS 5 की बात, लेकिन NFHS 6 की भी कुछ शुरुआती रुझान आए लगे। हाँ, और वो एक नई चुनौती की तरफ इशारा कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एक चिंताजनक संकेत है। क्या पता चला है? ऐसा पता चल रहा है कि राज्य में हर 4 में से 1 व्यक्ति उच्च रक्तचाप
यानी हाई बीपी के खतरे में है। और 4 में से 1, ये तो बहुत ही अलार्मिंग आंकड़ा है। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारी लड़ाई अब संक्रामक रोगों से हटकर गैर संचारी रोगों मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां? हाँ बिल्कुल, हाई बीपी, डायबिटीज, हृदय रोग, और ये चुनौती ज्यादा जटिल है। तो हमने भारत की स्वास्थ्य सेवा की पूरी यात्रा देखी। तो आज हम भारत की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं पर गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ योजनाओं की एक सूची नहीं है, बल्कि यह भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के विकास की कहानी है। बिल्कुल, और इस सफर को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी माँ और बच्चे को सुरक्षित रखना। हाँ, और इसी से निपटने के लिए सोच में एक बड़ा बदलाव आया। इसकी शुरुआत हुई 2005 में जननी सुरक्षा योजना यानी JSY से। JSY 2005। जी, इसका मकसद बहुत सीधा था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर पर डिलीवरी करने के बजाय अस्पताल जाएं। अच्छा, मतलब संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। हाँ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और इसके लिए सरकार ने एक सीधा रास्ता अपनाया, नकद सहायता का। मतलब जो महिला अस्पताल में बच्चे को जन्म देगी उसे पैसे मिलेंगे। ये तो काफी स्मार्ट तरीका था, मतलब एक तरह का इंसेंटिव। जी, और इसका असर भी हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए दिए जाते थे। इसको याद रखने का एक तरीका भी है, JSY मतलब जननी की सुरक्षा। गांव की माँ को ज्यादा जरूरत तो 1400, शहर में 1000। सही है, लेकिन क्या सिर्फ पैसे देना काफी था? इलाज का पूरा खर्चा तो इससे ज्यादा ही होता होगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही अगली चुनौती थी। पता चला कि ये पैसे अक्सर दवाइयों, जांच और आने जाने के खर्चों के लिए पूरे नहीं पड़ते थे। जेब से पैसा तब भी लग रहा था। तो फिर इसका क्या समाधान निकाला गया? इसका समाधान आया 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK। ओके, JSY के बाद JSSK। हाँ, अब सोच नकद सहायता से आगे बढ़कर शून्य खर्च की हो गई। शून्य खर्च मतलब बिल्कुल मुफ्त? बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त डिलीवरी, अगर जरूरत पड़े तो मुफ्त सिजेरियन ऑपरेशन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त जांच, यहाँ तक कि अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस भी। अरे वाह! और ये सिर्फ माँ के लिए नहीं था। जन्म के 1 साल तक अगर नवजात शिशु बीमार पड़ता है तो उसका इलाज भी पूरी तरह से मुफ्त। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। JSY और JSSK में यही मूल अंतर है। एक में कैश कॉम्पनसेशन, दूसरे में जीरो खर्चा। इसे याद रखने के लिए 1611 की तारीख भी है। जी, लेकिन ये तो हुई डिलीवरी के समय की बात। गर्भावस्था के जो 9 महीने होते हैं, उस दौरान देखभाल का क्या? बहुत जरूरी सवाल। और इसी कमी को पूरा करने के लिए 2016 में आया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। PMSMA। इसका आइडिया बहुत ही सरल और प्रभावी था। हर महीने की 9 तारीख को देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गारंटीड मुफ्त और क्वालिटी जांच होगी। अच्छा, ये तो याद रखना भी बहुत आसान है। गर्भावस्था 9 महीने की, तो जांच हर महीने की 9 तारीख को। बिल्कुल। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें सरकारी डॉक्टरों के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर भी अपनी इच्छा से सेवा देने के लिए आगे आए। मुख्य लक्ष्य था हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान करना। ताकि माँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सके। एकदम। तो ये एक पूरा सुरक्षा चक्र बना, JSY, फिर JSSK और फिर PMSMA। और इस चक्र में टीकाकरण तो बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। और इसीलिए 2014 में लॉन्च हुआ मिशन इंद्रधनुष। ये एक तरह का मतलब एक तूफानी अभियान था। 25 दिसंबर 2014 सुशासन दिवस पर। जी, इसका मकसद था उन सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना जो किसी भी वजह से रूटीन टीकाकरण से छूट गए थे। इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं। हाँ, पर यह मिशन 12 जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा देता है। डिप्थेरिया, काली खांसी, पोलियो, TB जैसी बीमारियां। इसका लक्ष्य था कि टीकाकरण कवरेज को 90% से भी ऊपर ले जाया जाए। अच्छा, और इसके तो कई चरण भी आए हैं, जैसे सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 से लेकर 5.0 तक। बिल्कुल, ये लगातार चलने वाला प्रयास है। तो ये तो हुई माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की बुनियाद। लेकिन अब उस बड़ी चिंता पर आते हैं जो हर परिवार को सताती है, किसी बड़ी बीमारी का खर्चा। हाँ, और इसी चिंता को दूर करने के लिए 2018 में एक ऐसी योजना आई जिसने भारत के स्वास्थ्य सेवा का मतलब चेहरा ही बदल दिया। आयुष्मान भारत,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। 23 सितंबर 2018 रांची, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। इसे याद रखने की ट्रिक भी है, 23 यानी तेज इलाज मिला रांची से। हाँ, बिल्कुल। और इसका पैमाना इतना बड़ा है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना माना जाता है। 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष, ये आंकड़ा तो अब सबको याद है। जी, लेकिन इसका असली मतलब ये है कि एक गरीब परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अपना घर या जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए है। और ये कैशलेस और पेपरलेस है, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और लाभार्थी कौन होंगे? इसका चुनाव 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC के आधार पर किया गया है। पर इसमें हाल ही में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है ना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जी, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, इस योजना के तहत 5 लाख का कवर मिलेगा। ये तो एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। निश्चित रूप से। अच्छा, इतनी बड़ी योजना है तो जाहिर है कि सिर्फ बड़े अस्पतालों पर ही सारा बोझ नहीं डाल सकते, जमीनी स्तर पर भी तो कुछ करना होगा। बिल्कुल, और यहीं पर भूमिका आती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये अप्रैल 2018 में छत्तीसगढ़ के जांगला से शुरू हुए थे। ये वही हैं जिन्हें पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स कहते थे? जी हाँ। नवंबर 2023 में इनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है और इनकी टैगलाइन है आरोग्यम परमम धनम। तो जंगल से शुरू हुआ वेलनेस अब मंदिर बन गया है। आप कह सकते हैं। सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया है। यहाँ 12 तरह की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, ताकि लोगों को छोटी-मोटी बीमारियों के लिए दूर न जाना पड़े। मतलब एक तरफ PMJAY जैसा बड़ा सुरक्षा कवच और दूसरी तरफ आरोग्य मंदिर जैसा मजबूत प्राइमरी हेल्थ केयर। यही विचार है। लेकिन आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के बिना ये सब अधूरा लगता है। टेक्नोलॉजी तो जैसे क्रांति लेकर आई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई-संजीवनी। ई-संजीवनी, हाँ, ये एक टेलीमेडिसिन सेवा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नवंबर 2019 में, मतलब कोविड महामारी के ठीक पहले लॉन्च हो गई थी। अरे हाँ, मतलब संकट आने से ठीक पहले ही डिजिटल संजीवनी बूटी आ गई थी। ये काम कैसे करती है? इसके 2 हिस्से हैं। एक है ई-संजीवनी OPD, जहां मरीज सीधे डॉक्टर से बात कर सकता है, घर बैठे। जी, घर बैठे। और दूसरा, जो ज्यादा क्रांतिकारी है, वो है ई-संजीवनी ABHWC। ये डॉक्टर से डॉक्टर मॉडल है। मतलब गांव के हेल्थ सेंटर में बैठी नर्स शहर के किसी बड़े स्पेशलिस्ट से वीडियो पर सलाह ले सकती है। ये तो वाकई इलाज को दूर दराज तक पहुंचाने जैसा है। बिल्कुल। और ये सब एक बड़े डिजिटल सपने का हिस्सा है, जिसे हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या ABDM कहते हैं। 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ। मैंने इसके ABHA ID के बारे में सुना है। लोग इसे स्वास्थ्य का आधार कार्ड भी कह रहे हैं। ये तुलना काफी हद तक सही है। ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट एक 14 अंकों की यूनिक हेल्थ ID है। 14 अंक? आधार में 12 होते हैं, इसमें 14। ये याद रखने वाली बात है। हाँ, सोचिए आपकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे, जांच की रिपोर्ट, सब कुछ डिजिटली इस एक ID से जुड़ जाएगा। आपको फाइलों का बंडल लेकर घूमने की जरूरत नहीं। और ये सब एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ढांचा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री भी इसका हिस्सा है। बहुत खूब। तो हमने माँ बच्चे की सुरक्षा से बात शुरू की, फिर बड़े बीमा कवर पे आए और अब डिजिटल हेल्थ पर। लेकिन कुछ पुरानी बीमारियां हैं जिनसे हमारी लड़ाई अब भी जारी है, जैसे TB। हाँ, और TB से लड़ने की हमारी रणनीति अब ज्यादा स्मार्ट हो गई है। इसका उदाहरण है निक्षय पोषण योजना। निक्षय मतलब क्षय रोग नहीं? जी, ये अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी। जी। सरकार ने ये समझा कि TB के मरीज को सिर्फ दवा नहीं, अच्छे पोषण की भी जरूरत होती है। इसलिए इलाज के दौरान उन्हें हर महीने पोषण के लिए DBT के जरिए सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। और ये राशि भी अब बढ़ा दी गई है। हाँ, पहले 500 रुपए प्रति माह मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। और भारत का लक्ष्य भी तो बहुत महत्वाकांक्षी है। हाँ। 2025 तक TB मुक्त भारत। जी, जो दुनिया के लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले है। ये तो हुई संचारी रोगों की बात। लेकिन आजकल जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हैं, उनका क्या? जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है NPCDCS,
यानी गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये 2010 में शुरू हुआ था। 2010 से? मरीजों को स्टैंडर्ड इलाज के दायरे में लाना। अच्छा, 7.5 करोड़ मरीज 2025 तक, ये 75/25 का मतलब है? बिल्कुल। फोकस अब सिर्फ बीमारी का पता लगाने पर नहीं, बल्कि लंबे समय तक सही इलाज देने पर है। और इसी कड़ी में मानसिक स्वास्थ्य भी अब एक बड़ी प्राथमिकता बन गया है। हाँ, और ये बहुत जरूरी बदलाव है। अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ टेली मानस कार्यक्रम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। मानस यानी मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स? जी, एक टोल फ्री नंबर है 14416, जिस पर कोई भी कभी भी मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्श ले सकता है। IIT बैंगलोर और निम्हांस जैसी संस्थाएं इसमें तकनीकी सहयोग दे रही हैं। कोरोना के बाद इसकी जरूरत तो और भी बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा। ये स्वीकार करना कि मन का स्वास्थ्य भी तन के स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है, अपने आप में एक क्रांति है। बिल्कुल। अच्छा, एक और कार्यक्रम है जो सीधे बच्चों पर केंद्रित है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK। हाँ, RBSK फरवरी 2013 में शुरू हुआ। इसका मकसद है जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों में बीमारियों की जल्द से जल्द पहचान करना और उनका इलाज करना। इसमें वो 4D की अवधारणा है ना? जी, 4D, डिफेक्ट्स एट बर्थ यानी जन्मजात दोष, डेफिशिएंसीज यानी कमियां, डिजीजेज यानी रोग, और डेवलपमेंट डिलेज यानी विकास में देरी। तो इसे याद रखने के लिए बच्चे 4D फिल्में पसंद करते हैं और RBSK में 4D बीमारियां चेक होती हैं। बढ़िया ट्रिक है। इसमें आंगनवाड़ी और स्कूलों में मोबाइल हेल्थ टीमें जाकर बच्चों की जांच करती हैं। और बच्चों के बाद किशोरों के लिए भी कुछ खास है। जी हाँ, 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK शुरू किया गया। ये 10 से 19 साल के किशोरों पर केंद्रित है। इसमें पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति सब कुछ शामिल है। सब कुछ। और इसमें साथियां यानी पेयर एजुकेटर का कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। मतलब किशोर अपने ही साथियों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं। सही है, किशोरों को साथिया की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो जब हम इन सभी योजनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ अलग अलग योजनाएं नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे से जुड़ी कड़ियां हैं। एक लगातार विकसित हो रही व्यवस्था है। हर ग्रामीण सामाजिक विकास। चलिए भारत के सामाजिक और जनसंख्यात्मक परिदृश्य से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अभी की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 2011 की जनगणना वो क्या कहती है गांव के बारे में? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 6.38 लाख गांव हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है ये। 6.38 लाख। जी। इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। अच्छा। हाँ, आप सोचिए कि गांव के लोग क्रिकेट में 6 छक्के मारते हैं। हाँ। और फिर 3-8 करते हैं। हाँ। 3-8। तो इससे आपको 6.38 लाख याद रह जाएगा। वैसे भारतीय समाज की प्राचीनता की बात करें तो ये लगभग 5000 वर्ष पुराना है। मतलब ये दुनिया के सबसे पुराने समाजों में से एक है। जी बिल्कुल। अच्छा, 2011 की कुल जनसंख्या पर आते हैं। भारत की आबादी तब 121.19 मिलियन थी। यानी कि 121 करोड़, जिसमें से 623.7 मिलियन पुरुष थे और 586.46 मिलियन महिलाएं। ये विश्व की कुल आबादी का करीब 17.5% था। हाँ, 17.5%। इसके लिए भी एक स्मरक है, एक निमोनिक। बताइए। खतरा नहीं, हम शक्ति हैं। 17 से खतरा। तो ये याद रखने में मदद करता है कि भारत की जनसंख्या एक शक्ति है, खतरा नहीं। दिलचस्प है। और इस आबादी का ग्रामीण और शहरी विभाजन कैसा था? देखिए, करीब 68.84% आबादी ग्रामीण थी और 31.16% शहरी। 68.84%, लगभग 69%। हाँ। इसके लिए भी एक ट्रिक है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था और वो कहते थे कि भारत गांव में बसता है। सही बात है। तो उस 69 से आप ये 86.84% का आंकड़ा याद रख सकते हैं। ये बढ़िया है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच शहरी जनसंख्या तो 31.8% बढ़ी। काफी तेजी से। हाँ, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में सिर्फ 12.18% की वृद्धि हुई। ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसी दशक में कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां ग्रामीण जनसंख्या घटी थी। सिक्किम, गोवा, नागालैंड और केरल में। मतलब वहां शहरीकरण और भी तेजी से हुआ। जी। तो चलिए अब भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषताओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं।
इसकी मूलभूत इकाई क्या रही है? इसकी मूलभूत इकाई हमेशा से संयुक्त परिवार रही है और ये समाज प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था पर और आश्रम व्यवस्था पर आधारित रहा है। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी समाज में 16 संस्कारों का भी तो बहुत महत्व रहा है। बिल्कुल, जैसे उपनयन संस्कार जो शिक्षा के प्रति समर्पण दिखाता है, या फिर विवाह जो सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत का प्रतीक है। और त्योहार भी तो ज्यादातर फसल कटाई से ही जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और पंजाब में वैसाखी, ये सब कृषि से जुड़े हुए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रथा का जिक्र आता है, जजमानी प्रथा। ये क्या थी? जजमानी प्रथा एक तरह से कह सकते हैं कि सेवाओं के बदले वस्तु देने की एक प्रणाली थी। मतलब पैसों का लेन देन नहीं होता था? नए सेवाओं के बदले अनाज या कोई और वस्तु दी जाती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें काफी शिथिलता आई है। अब नकद भुगतान का चलन बढ़ गया है। पर इस प्रथा से एक संवैधानिक पहलू भी तो जुड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बिंदु है। जजमानी प्रथा में कई बार बेगार या बलाश्रम के तत्व देखने को मिलते थे। और संविधान का अनुच्छेद 23 इस पर रोक लगाता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 23 बेगार और बलाश्रम पर प्रतिबंध लगाता है और इसी के तहत 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया था। अच्छा, ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर आते हैं। यहाँ आंकड़ों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। जी, सरकारी आंकड़े मतलब PLFS कहते हैं कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी 47.6% है, लेकिन CMIE का डेटा इसे सिर्फ 10 से 12% ही बताता है। इतना बड़ा अंतर क्यों? ये अंतर काम को गिनने के तरीके की वजह से है। CMI सिर्फ वेतनभोगी महिला श्रमिकों को गिनता है, जिन्हें सैलरी मिलती है। हाँ। जबकि PLFS अवैतनिक पारिवारिक सहायकों को भी शामिल करता है। ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर के खेतों में या पशुओं की देखभाल में मदद करती हैं। जिसके लिए उन्हें अलग से कोई वेतन नहीं मिलता। बिल्कुल, और ग्रामीण भारत में इनकी संख्या बहुत बड़ी है। चलिए अब भारत के जनजातीय समाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 366 खंड 25 अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 342? अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी एक सूची जारी की जाती है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ बिल्कुल, 366 में परिभाषा दी और 342 लिस्ट दो। ये अच्छा है। इनके मामलों के लिए एक आयोग भी है ना? जी, अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST की स्थापना की गई है। और नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका जिक्र है। हाँ, अनुच्छेद 46 राज्यों को SC, ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। संविधान की अनुसूचियों में भी विशेष प्रावधान है। जी, 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है और 6ठी अनुसूची 4 विशेष राज्यों के लिए है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल, इसे ATM, TM के रूप में याद रखा जा सकता है। अच्छा, 2011 की जनगणना के हिसाब से जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये कुल जनसंख्या का 8.6% है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसकी भी कोई ट्रिक? हाँ, मध्य में सब जमा है। और प्रतिशत के हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप सबसे ऊपर है 94.8% और उसके बाद मिजोरम 94.4%। सबसे कम जनजातीय आबादी वाले राज्य कौन से हैं? सबसे कम में उत्तर प्रदेश आता है, सिर्फ 0.6%, और फिर तमिलनाडु 1.1%। और कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां कोई अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। हाँ, ये भी एक जरूरी तथ्य है। दिल्ली, पुदुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। इसे याद रखने का कोई तरीका? इसके लिए एक वाक्य याद रख सकते हैं। पंजाबी दिल्ली और हरियाणा में चांद यानी चंडीगढ़, पर कूदो यानी पुदुचेरी, वहां कोई ट्राइब नहीं। कमाल है। अच्छा, कुछ प्रमुख जनजातियों और उनके निवास स्थान के बारे में भी बताएं। जरूर। गद्दी और बकरवाल आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। और थारू जनजाति, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। हाँ, थारू, बुक्सा और जौनसारी ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हैं। मध्य भारत की बात करें तो गोंड, बैगा, भील ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। और झारखंड में? झारखंड में संथाल, मुंडा, हो।
दक्षिण भारत की तरफ चलें तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति बहुत प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में चेंचू और मणिपुर में हाल में चर्चित कुकी और मैतेई समुदाय। और द्वीपों पर अंडमान और निकोबार में जारवा और सेंटिनेली हैं, जो आज भी बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, और लक्षद्वीप में वासवा। अब कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को भी संक्षेप में समझ लेते हैं। पहला है सावयवी सिद्धांत। ऑर्गेनिक थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने समाज की तुलना एक मानव शरीर से की थी। इसके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ, स्पेंसर के सेंसर्स यानी शरीर के अंग। अच्छा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं, वैसे ही समाज के विभिन्न वर्ग, व्यापारी, डॉक्टर, मजदूर, सब मिलकर समाज को चलाते हैं। ठीक है। अगला है समूह मन सिद्धांत। ग्रुप माइंड थ्योरी। इसके समर्थक थे प्लेटो, हीगल और मैकडूगल। इनका मानना था कि समुदाय की एक सामूहिक चेतना होती है जो व्यक्ति से ऊपर होती है। और एक सामाजिक संविदा का सिद्धांत भी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रूसो, लॉक और हॉब्स ने दिया था, जिसके अनुसार लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए मिलकर समाज बनाया। चलिए, अब विवाह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आते हैं। भारत में विवाह की वैधानिक आयु क्या है? लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। लेकिन यूनिसेफ के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाँ, यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 64 करोड़ बाल विवाह हुए और उनमें से आधे यानी 29 करोड़ सिर्फ दक्षिण एशिया में हैं। और चिंता की बात यह है कि दुनिया के कुल बाल विवाहों का 1/3 हिस्सा भारत में है। ये बहुत गंभीर आंकड़ा है और हमारी अपनी NFHS5 रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर दी है। वो क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार 20-24 वर्ष की हर 4 में से एक महिला यानी 23.3% का विवाह 18 वर्ष से पहले हो गया था। और भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह वाला राज्य कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल, जहाँ ये आंकड़ा 41.6% है। इतना ज्यादा? जी। उसके बाद बिहार और त्रिपुरा का स्थान है। इसके लिए एक ट्रिक है, बंगाल में बाल्यावस्था में शादी। अब ग्रामीण भारत के संदर्भ में केंद्र आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कुछ मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। कृषि क्षेत्र की विकास दर का क्या अनुमान है? वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.8% रहने का अनुमान है। 3.8%। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि खेती में बहुत 3-5 नहीं हो रही, बल्कि 3-8 हो रही हैं। और खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रिकॉर्ड 1647.05 लाख मीट्रिक टन है। ये 1647 का नंबर भी महत्वपूर्ण है। आजादी के साल 1947 से ठीक 300 साल पहले। ये दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब कुछ प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की प्रगति देख लेते हैं। जी। मनरेगा की जगह अब एक नई योजना शुरू की गई है। हाँ, अब एक नई योजना है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन, जिसे VBG RAM-G कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्या स्टेटस है? PMAYG के तहत 2025 तक 2.69 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत स्वीकृत 8.34 लाख किलोमीटर सड़कों में से 7.7 लाख किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। बिल्कुल, इसके तहत 11.8 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। इन सफलताओं के बावजूद कुछ चुनौतियां तो होंगी ही। हाँ, चुनौतियां भी हैं। खाद्य महंगाई 8.4% तक पहुंच गई है, जो एक बड़ी चिंता है। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन खेती के लिए एक लगातार बना हुआ खतरा है। अंत में परीक्षा के लिए कुछ विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसकी कोई ट्रिक? इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 1965 की भारत-पाक जंग के समय देश में अनाज की सुरक्षा के लिए FCI बनाया गया। अच्छा, बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है। ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी? उसमें कम से कम 13 महिलाएं होनी चाहिए। ट्रिक है, 10 में से एक बंदा तो आओ। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक संस्थान का नाम भी याद रखना जरूरी है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान। जी, ये सिफाई इटावा में स्थित है। तो आज हम ग्रामीण विकास की शोध प्रणालियों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये विषय सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक लगे,
पर असल में ये उन तरीकों को समझने की कोशिश है जिनसे हम ग्रामीण भारत की असलियत को जानते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक शोधकर्ता जब किसी गांव में जाता है तो वो सच की तह तक कैसे पहुंचता है। बिल्कुल। और इस सफर की शुरुआत होती है सामाजिक शोध की मूल भावना को समझने से। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक अनुशासन है। मतलब अपनी निजी राय, अपनी भावनाओं को परे रखकर सबूतों के आधार पर चीजों को देखना। जैसे अगर मुझे लगता है कि किसी गांव में गरीबी का कारण आलस है, तो ये मेरी राय हुई, शोध नहीं। एकदम सही। शोध तब होगा जब आप वहां जाकर व्यवस्थित तरीके से आंकड़े जमा करेंगी और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। और जब यही नजरिया ग्रामीण समाज के विकास के लिए अपनाया जाता है तो उसे ग्राम विकास शोध प्रणाली कहते हैं। स्रोतों में 2 विचारकों पीवी यंग और रैडमैन मैरी का जिक्र है। इनकी परिभाषाएं काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, यंग कहते हैं कि शोध नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि इसमें दोनों बातें हैं, कुछ नया खोजना और जो हम पहले से जानते हैं उसे दोबारा जांचना। हाँ, ये सत्यापन वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। समाज बदलता रहता है। जो बात 20 साल पहले सच थी, जरूरी नहीं कि आज भी हो। वहीं रैडमैन और मैरी व्यवस्थित प्रयत्न पर जोर देते हैं, यानी शोध कोई तुक्का नहीं है, ये एक पूरी योजना के तहत होता है। अच्छा, इन नामों को याद रखने की कोई ट्रिक है? अक्सर इतने सारे नाम कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। पीवी यंग के लिए सोचिए, यंग लोग मतलब युवा हमेशा नई खोज करते हैं, तो यंग मतलब न्यू डिस्कवरी। अरे वाह, ये तो आसान है। और रैडमैन मैरी? उनके लिए सोचिए, एक रेड मैन मतलब लाल आदमी ज्ञान के लिए व्यवस्थित प्रयास कर रहा है, तो रेड मैन मतलब व्यवस्थित प्रयत्न। ठीक है, तो ये तो हुई मूल परिभाषाएं। अब शोध के प्रकारों पर आते हैं। उद्देश्य के आधार पर पहला है अन्वेषणात्मक शोध। इसे ऐसे समझिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको टटोलकर पता लगाना है कि कमरे में है क्या। अच्छा। अन्वेषणात्मक शोध का मकसद किसी समस्या की गहराई में जाकर उसके पीछे छिपे कारणों को खोजना होता है। ये क्यों की तलाश है। और एक बार जब हमें क्यों का अंदाजा हो जाए, तब शायद वर्णनात्मक शोध का काम शुरू होता है। बिल्कुल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वर्णन करता है। ये शोध हमें बताएगा कि क्या और कितना। जैसे उस इलाके में ठीक कितने प्रतिशत लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, उनकी उम्र क्या है, यह हमें समस्या का एक विस्तृत ब्यौरा देता है। और तीसरा प्रकार है परीक्षणात्मक शोध। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम किसी चीज का प्रभाव देखना चाहते हैं। मान लीजिए सरकार ने लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए साइकिल देने की योजना शुरू की। अब इस योजना का लड़कियों की उपस्थिति पर क्या और कितना असर हुआ, इसका अध्ययन परीक्षणात्मक शोध के तहत आएगा। ठीक है। शोध को देखने का एक और नजरिया है उसकी प्रकृति के आधार पर। एक है विशुद्ध शोध या प्योर रिसर्च। हाँ, इसका मकसद है ज्ञान के लिए ज्ञान अर्जित करना। इसका किसी तात्कालिक समस्या को सुलझाने से सीधा लेना देना नहीं होता। और दूसरा है व्यवहारिक शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। सही कहा। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जैसी किसी ठोस जमीनी समस्या का समाधान खोजने के लिए किया जाता है। इसमें एक तीसरा प्रकार भी है, क्रियात्मक शोध या एक्शन रिसर्च। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, ये व्यवहारिक शोध से भी एक कदम आगे है। इसमें शोधकर्ता सिर्फ अध्ययन करके सुझाव नहीं देता। तो फिर क्या करता है? वो खुद बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए किसी बस्ती में साफ सफाई की समस्या है, तो शोधकर्ता वहां के लोगों के साथ मिलकर एक सफाई अभियान की योजना बनाएगा, उसे लागू करेगा और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन भी करेगा। लेकिन इसमें ये खतरा नहीं है कि शोधकर्ता क्योंकि खुद उस बदलाव का हिस्सा है, तो वो वस्तुनिष्ठ कैसे रह पाएगा? उसकी अपनी भावनाएं विश्लेषण पर हावी नहीं हो जाएंगी? ये क्रियात्मक शोध की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका समाधान है पारदर्शिता। शोधकर्ता अकेला नायक नहीं होता, बल्कि एक सहायक की भूमिका में होता है। समझ गई। तो एक बार जब ये तय हो गया कि क्या और क्यों पता लगाना है, अगला सवाल आता है कैसे, मतलब शोध की प्रक्रिया। यहाँ राम आहूजा ने 6 चरण बताए हैं और CR कोठारी ने 11। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, संख्याओं में उलझने की बजाय अगर हम इसके पीछे के तर्क को समझें तो ये एक यात्रा की तरह है। यात्रा? हाँ, हर शोध यात्रा एक सवाल या समस्या से शुरू होती है। इसके बाद आप एक नक्शा बनाते हैं, जिसे शोध प्रारूप कहते हैं। फिर आप तय करते हैं कि किन लोगों से जानकारी लेनी है, जिसे निदर्शन कहते हैं। फिर आंकड़े इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और अंत में अपनी रिपोर्ट लिखना।
और कोठारी के 11 चरण? कोठारी ने इस यात्रा को बस और छोटे छोटे पड़ावों में बांट दिया है, जैसे यात्रा पर निकलने से पहले ये देखना कि इस रास्ते पर पहले कौन जा चुका है, जैसे साहित्य सर्वेक्षण कहते हैं। अच्छा, इनको याद रखने की भी कोई ट्रिक है? हाँ, राम आहूजा के लिए याद रखिए, राम जी ने वनवास के 6 चरण पूरे किए, तो राम आहूजा 6 चरण। और कोठारी? कोठारी के लिए सोचिए, कोठरी या कोठार में बहुत सारा सामान रखा है, मान लीजिए 11 चीजें, तो कोठारी मतलब 11 चरण। बढ़िया। चलिए, तो अब इस यात्रा के कुछ अहम औजारों पर गहराई से नजर डालते हैं। सबसे आम तरीका है सामाजिक सर्वेक्षण। हाँ, सामाजिक सर्वेक्षण एक बड़े जनसमूह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का तरीका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये परिमाणात्मक होता है, मतलब क्वांटिटेटिव। यानी ये हमें नंबर्स देता है। बिल्कुल, ये हमें बड़े पैमाने पर पैटर्न दिखाता है। चुनाव से पहले होने वाले ओपिनियन पोल इसका एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन अगर हमें ये समझना हो कि कोई चीज आज जैसी है वैसी क्यों बनी, तो शायद हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। यहीं पर ऐतिहासिक अनुसंधान की भूमिका आती है। निश्चित रूप से इसकी जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु, इतिहास के जनक। हाँ, इसके लिए भी एक ट्रिक है। एरिस्टोटल साउंड्स लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, तो अरस्तु मतलब इतिहास। उन्होंने अतीत का विश्लेषण करके वर्तमान के लिए सिद्धांत गढ़े थे। और अरस्तु ने एक और विधि का इस्तेमाल किया था, तुलनात्मक विधि। हाँ, 2 गांवों, 2 समुदायों या 2 नीतियों की तुलना करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तुलना करने से वो कारक उभर कर सामने आते हैं जो शायद एक अकेले गांव के अध्ययन में नजर ना आते। इन सब तरीकों में हमें जानकारी लोगों से या दस्तावेजों से मिल रही है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जो कहता है बस देखो, मतलब अवलोकन विधि। और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ देखना नहीं, ये उद्देश्य के साथ व्यवस्थित तरीके से देखना है। इसे वैज्ञानिक जांच की शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। इसी से जुड़ा एक प्रकार है सहभागी अवलोकन। इसमें तो शोधकर्ता सिर्फ देखता ही नहीं, बल्कि उस समूह का हिस्सा बन जाता है। आप कह सकती हैं। एंटवर्ट लिंडमेट ने इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। लिंडमेट, इसे कैसे याद रखें? लिंडमैन साउंड्स लाइक फ्रेंडमैन, मतलब शोधकर्ता दोस्त बन गया। फ्रेंडमैन, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, शोधकर्ता महीनों या सालों तक उस समुदाय में रहता है, उनकी भाषा सीखता है, ताकि वो उनकी दुनिया को अंदर से समझ सके। अब एक बहुत व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। अगर हमें पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति जाननी है, तो क्या हम राज्य के सभी किसानों से बात कर सकते हैं? ये तो असंभव है। यहीं पर निदर्शन या सैंपलिंग काम आती है। जैसे एक गृहिणी चावल पकाने के लिए पतीले का हर दाना नहीं चखती, बस कुछ दाने चखकर अंदाजा लगा लेती है। उसी तरह शोधकर्ता पूरी आबादी का अध्ययन करने के बजाय उसके एक छोटे से प्रतिनिधि हिस्से का अध्ययन करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चावल के वो कुछ दाने कौन से होंगे? बहुत सही सवाल। और इसी का जवाब निदर्शन के 2 मुख्य प्रकारों में छिपा है। पहला है संभावित निदर्शन या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें क्या होता है? इसमें आबादी के हर व्यक्ति के चुने जाने की एक बराबर और ज्ञात संभावना होती है। ये ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है, जैसे लॉटरी सिस्टम। और दूसरा प्रकार? वो है असंभावित निदर्शन या नॉन प्रोबेबिलिटी। इसमें हर किसी के चुने जाने की बराबर संभावना नहीं होती, जैसे आकस्मिक निदर्शन, जिसमें शोधकर्ता बस उन लोगों से बात कर लेता है जो उसे आसानी से मिल जाएं। मतलब ये कम वैज्ञानिक हुआ? कह सकते हैं। ये तरीका आसान और सस्ता है, लेकिन इसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये तय कर लिया कि हमें किन लोगों से बात करनी है। अब अगला सवाल है, हम उनसे बात कैसे करेंगे? हमारे औजार क्या होंगे? स्रोतों में 3 मुख्य औजारों का जिक्र है, अनुसूची, साक्षात्कार और प्रश्नावली। हाँ, और ये नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही सवालों की एक सूची हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे भर कौन रहा है। अच्छा। अनुसूची में शोधकर्ता खुद उत्तरदाता के पास जाता है, आमने सामने बैठकर सवाल पूछता है और जवाबों को खुद फॉर्म में भरता है। इसको याद रखने की कोई ट्रिक? गुड एवं हॉट का जिक्र है यहाँ। हाँ, गुड एवं हॉट सीट पर बैठकर आमने सामने सवाल जवाब करना। तो अनुसूची मतलब आमने सामने, शोधकर्ता खुद भरता है। ठीक है, हॉट सीट। और प्रश्नावली? प्रश्नावली में शोधकर्ता एक पोस्टमैन की तरह है। वो सवालों की सूची डाक से भेज देता है, उत्तरदाता उसे खुद भरता है और वापस भेज देता है। तो मुख्य अंतर है, अनुसूची शोधकर्ता भरता है, प्रश्नावली उत्तरदाता।
और तीसरा औजार है साक्षात्कार या इंटरव्यू। हाँ, साक्षात्कार का मतलब है अंदर झांकना। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और गंभीर बातचीत है। अब कुछ और विशिष्ट विधियों पर आते हैं। एक है अंतर्वस्तु विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस। ये क्या है? तो ये लिखित या बोली गई सामग्री का विश्लेषण करने का एक तरीका है। मान लीजिए आप ये अध्ययन करना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में हिंदी फिल्मों में किसानों को कैसे दिखाया गया है। दिलचस्प है। तो आप फिल्मों के डायलॉग्स, सीन, कहानियों का विश्लेषण करेंगे। ये गुणात्मक सामग्री को मात्रात्मक आंकड़ों में बदलने का तरीका है। इसकी शुरुआत 1926 में मैल्कम विली ने की थी। विली? कोई ट्रिक? विली ने वर्ड्स का विश्लेषण किया, विली वर्ड्स। बढ़िया। और अंत में एक विधि है वैयक्तिक अध्ययन या केस स्टडी। हाँ, ये गहराई की बात करती है। इसमें किसी एक सामाजिक इकाई, एक व्यक्ति, एक परिवार या एक गांव का बहुत ही गहन अध्ययन किया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका पहली बार इस्तेमाल किया था। स्पेंसर? कैसे याद रखें? स्पेंसर ने समाज को एक शरीर माना था, उनकी ऑर्गेनिक थ्योरी थी। तो उन्होंने एक केस, मतलब शरीर के किसी एक अंग की स्टडी की। ये तो एक दिलचस्प विरोधाभास की ओर ले जाता है। एक तरफ हमारे पास सामाजिक सर्वेक्षण जैसी विधियां हैं जो हमें हजारों लोगों के बारे में एक बड़ी तस्वीर देती हैं, क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ केस स्टडी है जो हमें किसी एक व्यक्ति की कहानी की गहराई में ले जाती है, ये क्यों हो रहा है। एक नीति निर्माता इन दो बिल्कुल अलग तरह की जानकारियों में संतुलन कैसे बनाता है? और यही इन सभी विधियों को समझने का सार है। वे एक दूसरे की दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। सबसे अच्छा शोध अक्सर इन दोनों को मिलाता है। सर्वेक्षण आपको बताएगा कि किसानों की आत्महत्या की दर 10% बढ़ गई है। ये एक भयावह लेकिन बेजान आंकड़ा है। सही बात है। लेकिन जब आप एक केस स्टडी के जरिए उस एक किसान के परिवार से मिलते हैं जिसकी आत्महत्या हुई, तब आप उस 10% के पीछे के दर्द, कर्ज के चक्र और नाउम्मीदी की कहानी को समझते हैं। तो इन सभी विधियों को समझने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, अगर किसी को किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या पर नीति बनानी हो, तो उसे इन दो तरह के आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बिल्कुल। सर्वेक्षण से मिली व्यापकता और केस स्टडी से मिली गहराई, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी नीति कैसे बनाई जा सकती है जो असरदार भी हो और मानवीय भी?